हेलो चिल्ड्रन। पिछले टर्म पे हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 आपका फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनाइजेशन। क्या फॉरेस्ट सोसाइटी रही है, कैसे वहाँ समाज रहा है, कॉलोनाइजेशन किस प्रकार वहाँ हुआ है, ब्रिटिशर्स के बारे में मैंने डिस्कस किया कुछ और इंडियन फॉरेस्ट के बारे में आपसे डिस्कस किया, जहाँ मैंने आपको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एक्ट के बारे में बताया था। आगे मैं आपके कल्टिवेशन इफेक्ट को डिस्कस किया था, स्वीडन और शिफ्टिंग कल्टिवेशन। क्वेश्चंस बने हैं अच्छे खासे, व्हाट इज स्वीडन कल्टिवेशन, व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस, तमाम प्रकार के क्वेश्चंस बनाए गए हैं। ये सब पॉइंट में पिछले टर्म पे आपको डिस्कस किया, कुछ आगे मैंने बढ़ाया और किस प्रकार मैंने बताया था कि वहाँ किस प्रकार मतलब जो ट्राइबल्स थे, ट्राइबल्स का जो घर था यानी जंगल जो था उस किस तरह उन्हें ट्राइबल्स को वहाँ से हटाया गया, नए नए रूल्स बना के उनको हंटिंग को बैन कर दिया, पोचिंग को बैन कर दिया, हंटिंग ट्राइबल्स के लिए बैन कर दिया, लेकिन जो रेपुटेशन लोग हैं, हाई क्लास के लोग हैं, उनके लिए हंटिंग आपने बंद नहीं किया और वो अपने शौक से हंटिंग करते थे। वैसे जो ट्राइबल्स थे वो तो अपने भोजन के लिए बेचारे, हंटिंग गैदरिंग उनका काम था, वो तो उसके लिए उनका हंटिंग करते थे। लेकिन आपको अगर बैन ही करना है तो एक साथ सबके लिए कानून लाइए। आपको हाई क्लास के लोगों को, जो किंग्स हैं, उनके वो आपने बैन नहीं किया, बाकी ट्राइबल्स जिनकी लाइफ हंटिंग पर डिपेंड थी उसे आपने बैन कर दिया। कुछ इस प्रकार के पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग पे क्या इफेक्ट पड़ा, क्या ट्रेडिंग किस प्रकार चेंज हो गया, पहले किस प्रकार की ट्रेडिंग होती थी, वो ट्रेडिंग किस प्रकार चेंज हुई। आज डिस्कस करते हैं उस पॉइंट को। क्लियर? आइए, नाउ ट्रेड। ट्रेड अब कैसा था? पहले क्या था, ट्रेड में कैश क्रॉप्स पे फोकस किया जाता था। कैश क्रॉप्स अच्छे खासे प्रोड्यूस किए जाते थे जिससे उन्हें बेचकर इन्हें अच्छा खासा पैसा, रेवेन्यू प्राप्त होता था। लेकिन अब वो ट्रेड चेंज हो गया। अब कैश क्रॉप्स के बजाय ये फॉरेस्ट कट पे ज़्यादा ध्यान देने लगे, यानी टिम्बर्स के प्रोडक्शन करेंगे, साल का प्रोडक्शन करेंगे, उनको कट करेंगे और जिस देश में या जिस जगह पे इनकी मांग होती थी वहीं ये ले जाके उसे बेचते थे। मैंने आपको बताया था रेलवेज आगे बढ़े हैं, केवल भारत में ही नहीं, इंडिया में ही नहीं, बल्कि यूरोप के कई देशों में अब आपका अच्छा खासा रेलवेज का डेवलपमेंट हो रहा है। इसीलिए अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है टिम्बर के लकड़ियों की, इसलिए अधिक से अधिक फॉरेस्ट को काट रहे हैं और उसकी जगह पे उसी को प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे उन्हें अच्छा खासा रेवेन्यू मिल सके। तो डीलिंग विथ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, अब ये प्रोडक्ट फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस करने लगे। क्लियर? और ट्रेड जो करते थे ना वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को देते थे, यानी बाहर से ब्रिटेन से या कोई अन्य यूरोपीय देश से के कॉन्ट्रैक्टर से ये समझौता करते थे और उन्हें काटने की इजाज़त दे देते। अगर ट्राइबल्स कहते भैया ये मेरा जंगल है, ये मेरे रहने का जगह है, मुझे यहाँ रहने दीजिए, आप यहाँ कट नहीं कर सकते, तो ये ज़बरदस्ती उन्हें उनके ज़मीन से बेघर कर देते और उस जंगल फॉरेस्ट को ये काट देते जिस फॉरेस्ट की इन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती। इस प्रकार ट्राइबल्स के लाइफ पे ये बड़ा इफेक्ट डाल रहे थे। चलिए, आपको कॉन्ट्रैक्ट ही देना था तो आप यहीं के लोकल जो ट्राइबल्स है उनको आप कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए। ट्राइबल्स को आप कॉन्ट्रैक्ट देंगे, उन्हें पैसा देंगे, अच्छा खासा आपके लिए भी हेल्पफुल होगा, उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। लेकिन जानते थे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से इन्हें ज़्यादा फायदा है, उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा प्राप्त होगा, इसीलिए ट्राइबल्स की किसी प्रकार की कोई हेल्प ही नहीं लेते थे और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से एक दूसरे का वो ट्रीटी करके अच्छा खासा वहाँ से ये पैसा उठाते थे। क्लियर? चलिए, कुछ दिन तक तो ये बर्दाश्त हुआ सभी, चलो ट्राइबल्स कुछ दिन तक गुजरे, लेकिन एक ट्राइबल्स ऐसे थे जिन्हें ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने एक रेवोल्यूशन करने की ठान ली है। वो जो ट्राइबल्स है वो हैं बस्तर, जो हैं छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ में नहीं बसे हैं, उड़ीसा और आंध्रा में भी ये फैले हुए हैं। उससे पहले ये दो और ट्राइबल्स को जान लीजिए, कारवा और करूची, क्रिमिनल ट्राइब्स। सर ये आपने क्रिमिनल ट्राइब्स क्यों लिखा, तो मैं बता दूं, जब ये जंगल छीनने लगे थे तो ये जो ट्राइबल्स थे, ये ट्राइबल्स को आपने बेघर कर दिया, करवा और कराची को आपने बेघर कर दिया। जब इन्हें बेघर किया तो अब इनका तो जो मेन ट्रेड था या जो मेन इनका साधन था वो तो फॉरेस्ट में ही था। आपने जब इन्हें फॉरेस्ट से बेघर कर दिया तो ये क्रिमिनल टाइप का काम करने लगे। क्रिमिनल टाइप का काम जैसे गैर कानूनी ढंग से जंगल को साफ करने लगे, गैर कानूनी ढंग से आपके ट्रेड को ये लूटने लगे, इसीलिए कारवा और करूची जैसे ट्राइबल्स को क्रिमिनल ट्राइब्स बोलते हैं। क्लियर? जब ब्रिटिशर्स ने ये देखा कि अच्छा ये इस प्रकार का काम कर रहे हैं तो ब्रिटिशर्स कभी इनके पास गए और इनसे एक समझौता किया, एक ट्रीटी किया। ब्रिटिशर्स ने कहा ऐसा है, हम आपको चलिए रहने का जगह देते हैं, बदले में आपको टी प्लांटेशन करना है, यानी चाय का प्लांटेशन करना है और उसको केवल आप प्लांटिंग करेंगे, आप पूछेंगे नहीं कि ये कहाँ जा रहा है, कैसे बिक रहा है, क्या होगा, आप काम करिए, बदले में हम आपको वेजेस देंगे, सैलरी देंगे।
तो अब ट्राइबल्स बेचारे अब ऐसे मर रहे हैं क्रिमिनल केस में, वैसे भी फंस जाएंगे तो गोली मार दी जाएगी। तो ये ट्राइबल्स ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गए और टी प्लांटेशन करने लगे। ब्रिटिशर्स ने उनका फ़ायदा उठाया और लो वेज में, मतलब कम सैलरी में, उनसे अच्छा खासा टी प्लांटेशन करने लगे। कारवा और करूची को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन बस्तर ट्राइबल्स को बड़ा फ़र्क पड़ा और उन्होंने एक प्रकार का रेवोल्यूशन कर दिया छत्तीसगढ़ में कि मेरे ही फॉरेस्ट को आप ले रहे हैं और मुझी से ही मेरी खेत पे आप खेती करवा रहे हैं और बदले में हमें इतना कम प्राइस दे रहे हैं, ये हमें स्वीकार नहीं है। और ये बस्तर एकजुट एक ग्रुप बना के एक प्रकार का रेवोल्यूशन कर दिया। क्लियर? इन जो करवा हुआ, करूची हुआ, सर ये लोग आखिर क्या नाम है, ये फिर काम करने क्यों आ गए? जब उनके फॉरेस्ट को छीन लिया गया था तो ये काम करने फिर क्यों आ गए? इन्हें आना ही नहीं चाहिए था। तो उनको कुछ डर था, फियर था। स्टॉप कल्टीवेशन। क्लियर? जंगल से वो लकड़ियां काट के बेचते थे, वहाँ हंटिंग करते थे, हंटिंग से अपना लाइफ बिताते थे और आपने वहाँ स्टॉप कल्टीवेशन का रूल लगा दिया। अब ये तो बेचारे डर गए क्योंकि उनके खाने के साधन खत्म हो जाएंगे। इसी मजबूरी में वो वापस आए हैं ब्रिटिशर्स के अंडर में काम करने कि कम से कम कुछ पैसा मिलेगा, उससे हम अपनी लाइफ आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर? तो बस्तर रेवोल्यूशन हुआ छत्तीसगढ़ में जरूर, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि बस्तर अकेला एक ही ट्राइबल था जो लड़ाई लड़ा, बाकी अन्य ट्राइबल्स इसका हेल्प नहीं किए, इसलिए ब्रिटिशर्स ने बहुत जल्दी बस्तर को समाप्त कर दिया। लेकिन ये रेवोल्यूशन की लहर कहा जाता है आगे भी पहुंची है और वो पहुंची है कंगना फॉरेस्ट में। ठीक है, कंगना फॉरेस्ट में एक ट्राइबल्स है ध्रुवा। ध्रुवा ट्राइबल का एक लीडर है गोंडाधार। ये लीडर है ध्रुवास कम्युनिटी का। इसने बस्तर ट्राइबल्स थे, इनसे प्रभावित होकर इसने भी फरवरी में एक रेवोल्यूशन कर दिया। फरवरी मार्च 2-3 महीने ये चला है, फरवरी से लेके अप्रैल तक चला है, 3 महीने चला, सॉरी मार्च मैंने लिख दिया है। तो ये ध्रुवास का गोंडाधार ने रेवोल्यूशन कर दिया। गोंडाधार की अच्छी बात ये थी कि ये जो रेवोल्यूशन किया इसमें केवल ध्रुवास ट्राइबल्स नहीं थे, बल्कि ध्रुवास ट्राइबल्स के अलावा और भी ट्राइबल्स हैं। मतलब उसने सारे ट्राइबल्स को इकट्ठा करके एक प्रकार का रेवोल्यूशन किया। हालांकि रेवोल्यूशन 3 महीने में ख़त्म कर दिया गया, लेकिन एक रेवोल्यूशन ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट लाया और वो पॉइंट ये लाया कि जो रिजर्व फॉरेस्ट थे जहाँ केवल ब्रिटिशर्स ही अपना कानून वगैरह सब लाते थे, उस रिजर्व फॉरेस्ट के ग्रुप को, श्रेणी को उसने सीरीज को हटा दिया। यानी अब भारत में कोई फॉरेस्ट किसी के लिए रिजर्व नहीं होगा, बल्कि वो पब्लिक के लिए होगा। पब्लिक चाहे जो भी कार्य करना चाहे वहाँ कर सकती है। क्लियर? यही योगदान है इस गोंडाधार का। अगर यही काम बस्तर ने भी किया होता, छत्तीसगढ़ में कई ट्राइबल्स को मिला के लड़ाई लड़ी होती, तो शायद ये पहले ही सक्सेस हो जाते। लेकिन ध्रुवास जो कम्युनिटी थी, इसने बड़ा सोच समझ के ये प्लान किया। क्लियर? तो ये रही तो कुछ इंडिया की बातें कि इंडिया में किस प्रकार ट्राइबल्स प्रभावित हुए, किस तरह का इफेक्ट उन पर पड़ा, उन्होंने ट्रेडिंग किस प्रकार का चेंज हुआ, ट्रेडिंग चेंज होने की वजह से वो इंडियन ट्राइबल्स ने किस प्रकार का रेवोल्यूशन किया। ये सब पॉइंट आपने देखा। आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं एक जावा का। जावा आप जानते ही हैं, ये जावा वो कंप्यूटर वाला नहीं है। जावा एक आइसलैंड है। कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। क्लियर? ये इंडोनेशिया में ये जावाज एक आइसलैंड था जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में जंगल हुआ करते थे। बहुत बड़ी मात्रा में जंगल, क्या जंगल था ये इंडोनेशिया का। निश्चित तौर पे इतनी यहाँ बायोडाइवर्सिटी थी अमेजॉन जंगल की तरह कि पूछिए मत। बहुत बड़ी डाइवर्सिटी यहाँ पे थी। लेकिन अफसोस इस जावा आइसलैंड पर नज़र पड़ गई डचों की, और डच यहाँ एंट्री करके यहाँ ट्राइबल्स को हटाकर, जंगलों को काट करके इस क्षेत्र पे राइस प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। और कहा जाता है भविष्य में यही जावा राइस प्रोडक्शन का सबसे बड़ा एरा बन चुका था। क्लियर? जब यहाँ डच नहीं थे, मतलब जब पहले यहाँ जंगल था, तो यहाँ एक कम्युनिटी रहती थी। वो कम्युनिटी कोलंगन कहलाती है। क्या कहलाती है? कोलंगन। ये कम्युनिटी है जावा में रहने वाली, बहुत बड़ी कम्युनिटी थी, बड़ी पॉपुलेशन थी। कहा जाता है, कुछ लोग तो कहते हैं कि 50,000 पॉपुलेशन था, 50,000 पॉपुलेशन था, और कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं नहीं 10,000 था, कोई 20,000 कहता है, लेकिन सब कहते हैं मैक्सिमम 50,000 से ज़्यादा नहीं था। क्लियर?
तो कलंगन एक कम्युनिटी रहा करती थी यहाँ पे। तो कलंगन जब यहाँ कम्युनिटी रहती थी उस समय जावा पर एक किंगडम हुआ करता था, माताराम किंगडम था। ये इंडोनेशिया का बहुत बड़ा रिजाइम हुआ है। तो कहा जाता है कुछ उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया, मतलब कुछ आपस में ही राजा और बच्चे कुछ आपस में लड़ लिए, इसीलिए माताराम किंगडम टूट गया। जब माताराम किंगडम टूट गया तो कालांगन जो कम्युनिटी थी ये बट गई, मतलब आधा इधर और आधा उधर हो गई। क्लियर? लेकिन कालंगन कम्युनिटी बड़ी पावरफुल थी, बड़े अच्छे से अपने जंगलों में हंटिंग और गैदरिंग का काम करते थे, जंगलों में अपनी लाइफ स्पेंड करते थे और उसी से अपना सब कुछ ट्रेड वगैरह सब कुछ करते थे। क्योंकि मालाराम जो किंगडम है वो तो माताराम किंगडम जो टूट चुका है, अब किसी प्रकार का कोई रूल रेगुलेशन तो है नहीं, इसीलिए कालंगन कम्युनिटी को कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। लेकिन 19th सेंचुरी में यहाँ डच की एंट्री हो गई और इस डच ने पूरे जो जावा आइसलैंड है इसको प्रभावित कर दिया और कालंगन कम्युनिटी को धीरे धीरे जंगलों से निकालना शुरू कर दिया। क्लियर? कालंगन कम्युनिटी को ये जब बाहर निकालने लगे तो कालंगन कम्युनिटी ने इनके लिए एक रेवोल्यूशन करने को सोचा। डच ने कालंगन कम्युनिटी से एक ट्रीटी किया। इन्होंने कहा देखिए आप लोग की लाइफ तो एकदम घुमंतु किस्म की है, आप लोग कभी जाते हैं जंगलों में लकड़ियाँ काटते हैं, ये करते हैं, हंटिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं, हम आपको एक स्थान देंगे रहने का, आप आराम से वहाँ रहिए और हमारे बताए हुए कार्य पे कार्य करिए, हम आपको अच्छा खासा वेज देंगे, अच्छी खासी सैलरी देंगे, जिसकी आपकी लाइफ भी बड़े अच्छे से चलेगी। कलंग कम्युनिटी सोचा डच सही कह रहा है भाई, अगर ऐसा किया जाए तो क्या दिक्कत है, फॉरेस्ट हटाओ, वहाँ राइस प्रोड्यूस करो, हमें तो सैलरी से मतलब अच्छी खासी सैलरी हम लोग को मिलेगी, हम अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड करेंगे। ये सोच कर कालंगन कम्युनिटी डचों के साथ मिल गई और डच के अंडर में वो वहाँ पे एक प्रकार का इस्टेब्लिश लाइफ शुरू किए और धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगा। क्लियर? स्टार्टिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, डच को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, डच अच्छा खासा वहाँ राइट प्रोड्यूस करते थे, बाहर ले जाके बेचते थे और इन कालंगन कम्युनिटीज़ को अच्छा खासा वेतन देते थे। स्टार्टिंग में अच्छा खासा बहुत अच्छा वेतन दिया था, लेकिन लालच कहा जाता है बड़ी बुरी चीज़ होती है। डच को जितना प्रॉफिट हो रहा था, अब एक ही हुआ ना, अब डच जैसे अब एक ही जगह पे नहीं रहेंगे ना कि एक ही देश में अब मुझे केवल इंडोनेशिया में ट्रेड करना है, ये ट्रेड और देशों में भी ले जाना है भाई, इंडिया में भी आना है तो ब्रिटेन में भी जाना है, यूरोप के अन्य देशों में भी हमें ट्रेड करना है। तो डच अब अपने कंपनी का एक्सपेंशन कर रहे थे और एक्सपेंशन करने की वजह से उन्हें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, इसीलिए उन्होंने कालंगन कम्युनिटी को जो सैलरी देते थे उस सैलरी को अब धीरे धीरे रोकने लगे, बहाना मारकर कि भैया हम लोग वहाँ भी एक कंपनी स्टैब्लिश कर रहे थे, उससे आप ही को फ़ायदा होगा, इसलिए आपकी सैलरी को मैं रोक रहा हूँ। ऐसा करीबन कुछ महीनों चला और कालंगन कम्युनिटी के बहुत बड़े सैलरी को डचों ने रोक लिया। लगभग 20th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी के लास्ट में 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में बहुत बड़ी सैलरी रोकी गई और कालंगन कम्युनिटी ने समझ लिया कि डच हमारे साथ किसी प्रकार का कोई चीट कर रहे हैं और इस कालंगन कम्युनिटी ने सोच लिया कि इन डचों के खिलाफ एक रेवोल्यूशन करेंगे, इससे अच्छा तो वही राज है जो हमारा हुआ करता था और ये हमें स्वीकार नहीं कि हमारे क्षेत्र पर कोई ट्रेड कर रहा है और हमें ही उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है, इसलिए हम अब इस डच के अंडर में काम नहीं करके अपना खुद फिर से वही पुराना राज कायम करेंगे। क्लियर? तो आगे क्या हुआ ये डिस्कस करेंगे, वो करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे किस प्रकार कालंगन ने क्या किया रेवोल्यूशन, डच ने किस प्रकार उसको नियंत्रण में किया, ये सब पॉइंट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो शायद आपका लास्ट वीडियो भी होगा इस चैप्टर का, कोलोनाइजेशन में ख़त्म कर दूंगा लास्ट वीडियो में। चैप्टर थोड़ा बोरिंग जरूर है, अभी तक सब मज़ा आ रहा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, जर्मन रेवोल्यूशन, बड़े रेवोल्यूशन पढ़ रहे थे, अच्छी खासी पॉलिटिकल पॉइंट थी। अब एक चैप्टर नंबर 4 ये आपका डेवलपमेंट पॉइंट है, डेवलपिंग पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोड़ नहीं सकता। वो कहानियों वाला ज़माना ख़त्म हो गया, इसमें थोड़ा डेवलपिंग पॉइंट ही आपको देखना था, क्या किया जाए, चैप्टर ही ऐसा है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चंस बड़े बनते हैं।
क्लियर। एग्जामिनर का व्यू अब चेंज हो चुका है, अब वो पॉलिटिकल क्वेश्चंस कम इकोनॉमिकल सोशल कल्चरल क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करता है। उस व्यू से ही आपका चैप्टर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो आज टॉपिक मैंने डिस्कस किया ट्रेड के बारे में, फियर्स क्या है, जावा क्या है, इस कुछ ट्राइबल्स के बारे में डिस्कस किया, इससे रिलेटेड मैं आपके पास क्वेश्चंस पेपर भेज रहा हूँ, आप उसे सॉल्व करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कॉलोन कम्युनिटी का रेवोल्यूशन किस प्रकार हुआ, डच किस प्रकार का एक्शन लिए, साथ ही वो आपका लास्ट वीडियो होगा। और उसी लास्ट वीडियो में मैं आपका एक्सरसाइज भी इंट्रोड्यूस करूंगा, उसका क्वेश्चंस मैं आपके पास सेंड करूंगा, आप उसे समझिएगा। कहना बस इतना है, क्वेश्चन जो मैं भेजता हूँ कोशिश करिए जो वीडियो आप सुनते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही उसका आंसर दिया जाए, बुकिश हेल्प ना लिया जाए। आप अपने शब्दों में देंगे तो थिंकिंग जनरेट होगी और आगे के चैप्टर में आपका हेल्प करेगा। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका स्टार्ट करूंगा इसी जावा आइसलैंड से और ख़त्म कर दूंगा आपके कोलोनाइजेशन के इस चैप्टर्स को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।